अरे भाई, ये जमीन का टुकड़ा है या कोई खजाना? तुम दोनों ऐसे घूर रहे हो जैसे इस मिट्टी से सोना निकलने वाला हो। सरपंच जी, मैं इस जमीन का हकदार हूँ। मैं यहाँ अपना बड़ा गोदाम बढ़ाना चाहता हूँ। पूरे गांव का सामान यहीं आएगा। मैं इसे किसी और के साथ बांटने को तैयार नहीं हूँ। सरपंच जी, मैं तो बस एक छोटा सा ढाबा खोलना चाहता हूँ। मेहनत करूंगा और लोगों को अच्छा खाना खिलाऊंगा। मुझे बस एक छोटा सा मौका दे दीजिए। छोटा ढाबा? मुरारी, तूने कभी बड़े व्यापार के बारे में सुना है? तू तो बस रोटियां सेकना जानता है। सरपंच जी, इस जमीन पर गोदाम होगा तो गांव का नाम होगा, वरना मुरारी की कढ़ाई की आवाज से सिर्फ शोर होगा। बात तो लीला सही कह रहा है। गोदाम मतलब पैसा, पैसा मतलब रसूख। लेकिन मुरारी, तेरी मासूमियत भी कुछ कह रही है। वैसे भी फैसला करना मेरे लिए कितना मुश्किल काम है। मुझे तो लगता है कि इस जमीन को अभी खाली ही रहने देना चाहिए, ताकि जब तक तुम दोनों लड़ो मैं मजे से अपना ढाबा चलाऊं। सरपंच जी, आप मजाक मत कीजिए। फैसला कीजिए कि जमीन किसे मिलेगी। रुको, मुझे कुछ याद आया। मुरारी, तेरे स्वर्गीय पिता, हाँ वही जो बहुत ईमानदार थे, एक बार उन्होंने मुझसे कान पकड़कर कहा था कि सरपंच जी, एक दिन ये जमीन मुरारी के काम आनी चाहिए ताकि वो अपना ढाबा खोल सके। उन्होंने यहाँ तक कहा था कि अगर तुमने मुरारी को ये जमीन नहीं दी तो मेरी आत्मा आएगी और तुम्हारी नींद हराम कर देगी। आत्मा? क्या बकवास है ये? तो भाई, मैं अपनी नींद दांव पर नहीं लगा सकता। मुझे रात को चैन से सोना है, इसलिए ये जमीन मुरारी की हुई। मुबारक हो मुरारी, अब अपनी रोटियां सेंक। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच जी। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। लीला के चेहरे पर एक अजीब सी कड़वाहट आती है। वह जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आंखों में जलन साफ दिख रही है। 2 साल बाद गांव। चारों तरफ हरियाली है, लेकिन इस बार गर्मी ने कहर मचा रखा है। लू के थपेड़े चल रहे हैं और धूल भरी सड़कों पर सन्नाटा है। गांव के बीचों बीच एक छोटी सी चाय की टपरी है, जहां गांव के लोग इकट्ठा होकर दुनिया भर की बातें करते हैं। 3 ग्रामीण, काका, सुक्खू और धनीराम, चाय की चुस्कियां ले रहे हैं। सबके चेहरे पसीने से तरबतर हैं। भाई, इस बार तो सूरज देवता ने कसम खा ली है कि गांव को तंदूर बनाकर ही छोड़ेंगे। ऐसा लग रहा है जैसे आसमान से आग बरस रही हो। तंदूर की बात मत कर सुक्खू। सरपंच के ढाबे पर जा, वहां एसी लगा है। ठंडक इतनी है कि आदमी अंदर जाए तो उसे लगे कि वह शिमला पहुंच गया है। अरे भाई, एसी तो है, लेकिन वहां के खाने का स्वाद, कसम से वहां का खाना खाना किसी सजा से कम नहीं है। पनीर मांगो तो ऐसा लगता है जैसे रबर चबा रहे हों। सही कहा काका, मैं तो वहां खाने नहीं जाता, मैं तो बस एसी की हवा खाने जाता हूँ, और जब बिल आता है तो धीरे से खिसक लेता हूँ। वैसे सुना है मुरारी ने भी अपना ढाबा खोल लिया है, उसी खाली जमीन पर। मुरारी ने ढाबा खोल लिया? लेकिन भाई, इस तपती गर्मी में कौन उसके उस छोटे से छप्पर के नीचे बैठेगा? लोग सरपंच के एसी वाले ढाबे में जाएंगे, मुरारी के गरम ढाबे में नहीं। मुरारी मेहनती है, स्वाद अगर अच्छा होगा तो लोग आएंगे। स्वाद अपनी जगह है काका, लेकिन गर्मी अपनी जगह। जब पसीना टपकेगा तो स्वाद कौन याद रखेगा? मुरारी बेचारा अपनी रोटियां खुद ही खाएगा। मुरारी अपनी पत्नी सुमित्रा के साथ बैठा है। घर छोटा है, लेकिन बहुत साफ सुथरा है। आज मुरारी के ढाबे का उद्घाटन है। आज आपका सपना पूरा हो रहा है। मुझे पूरा भरोसा है कि आपकी मेहनत रंग लाएगी। ये सब तुम्हारी हिम्मत की वजह से हुआ है भाग्यवान। तुमने हर कदम पर मेरा साथ दिया। अगर तुम न होती तो मैं कभी ये हिम्मत नहीं जुटा पाता। आप भी ना। बस अब ये बताइए कि सब तैयारी पूरी है? तैयारी तो पूरी है, लेकिन मन में एक बोझ है। सरपंच जी ने जमीन तो दे दी, लेकिन उसका कुछ पैसा अभी भी बाकी है। मुझे डर है कि कहीं वो इसे लेकर मुझे परेशान न करें। आप चिंता मत कीजिए, जैसे ही काम चलेगा हम उनका सारा हिसाब चुकता कर देंगे। आप बस अपने खाने के स्वाद पर ध्यान दीजिए। सरपंच अपने आलीशान ढाबे में बैठा है।
चारों तरफ एसी की ठंडी हवा चल रही है। ग्राहक बैठे हैं, लेकिन माहौल तनावपूर्ण है। सरपंच अपने एक ग्राहक गजाधर से बहस कर रहा है। सरपंच जी, बस आज आधा पैसा ले लीजिए, बाकी कल पक्का दे दूंगा। इस समय तो मेरी जेब और गांव का सूखा कुआं दोनों बराबर पड़े हैं। अरे भाई, मैं क्या चैरिटी चला रहा हूँ? ये ढाबा है, कोई धर्मशाला नहीं। आधा पैसा? क्या मैं पनीर की सब्जी आधा पका कर लाया था, या एसी की हवा आधी ठंडी थी? पूरे पैसे निकालो, वरना बर्तन मांजने पड़ेंगे। गजाधर चुपचाप पैसे निकालता है और बड़बड़ाते हुए वहां से जाता है। तभी सरपंच की नजर एक आदमी पर पड़ती है जो पिछले 2 घंटे से सिर्फ 1 गिलास पानी पीकर बैठा है। ओए, तू यहाँ क्या कर रहा है? 2 घंटे हो गए तूने कुछ मंगाया नहीं और बस यहाँ बैठा एसी की हवा खा रहा है। क्या तुझे लगता है कि बिजली मुफ्त की है? जी, वो बस थोड़ा आराम कर रहा था। निकल यहाँ से, मेरा ढाबा है, कोई वेटिंग रूम नहीं। चल भाग यहाँ से। मुरारी ने अपना ढाबा सजाया है। कढ़ाई में मसालेदार चिकन पक रहा है, जिसकी खुशबू पूरे रास्ते में फैल रही है। मुरारी ने उम्मीद से सड़क की तरफ देखा, लेकिन कोई नहीं आ रहा। 2 ग्रामीण सुक्खू और धनीराम सरपंच के ढाबे की तरफ जा रहे हैं। मुरारी उन्हें रोककर विनती करता है। भैया, एक बार मेरे ढाबे का खाना चक्कर देखिए, मैंने बहुत मेहनत से बनाया है, एकदम ताजा और स्वादिष्ट है। अरे मुरारी भाई, खाना तो ठीक होगा, लेकिन इस तपती धूप में इस झोपड़ी में कौन बैठेगा? यहाँ तो पसीने से तरबतर होकर खाना खाना पड़ेगा। सही कहा। हम सरपंच के ढाबे जा रहे हैं, वहाँ एसी है। तू अपना ये चिकन खुद ही खा, हम तो ठंडक में जाएंगे। अरे भैया, एक बार मेरा खाना चक्कर तो देखिए, अगर आपको स्वाद अच्छा ना लगे तो मैं वादा करता हूँ दोबारा कभी अपने ढाबे पर आने के लिए नहीं कहूँगा। अरे मुरारी, हमें तेरे खाने पर शक नहीं है, शक तो इस गर्मी पर है। यहाँ बैठते ही आदमी सब्जी से पहले खुद पक जाएगा। बस एक बार बैठ जाइए, 2 कौर खाकर देखिए, फिर जो मन करे कहिएगा। खाना तो खा लेंगे मुरारी भैया, लेकिन जो खाने के बाद पसीने में भीग जाएंगे, उसका क्या? अरे इतना भी बुरा हाल नहीं है, पेड़ की छाया है, हवा भी चल रही है। एक बार खाकर तो देखिए, खुशबू जीतती है या एसी? आज तो एसी जीत गया मुरारी भैया, लेकिन अगर तू इस गर्मी का कोई इलाज निकाल लाया तो सबसे पहले हम ही तेरे ग्राहक बनेंगे। दोनों हंसते हुए आगे बढ़ जाते हैं। मुरारी का चेहरा उतर जाता है। वह अपनी कढ़ाई की ओर देखता है और एक लंबी आह भरता है। तभी वहां गांव के सबसे बुजुर्ग काका आते हैं। अरे मुरारी, इतना उदास क्यों है? खुशबू तो ऐसी है कि मेरी भूख जग गई। काका, कोई नहीं आ रहा। सब कहते हैं कि यहाँ बहुत गर्मी है, लोग स्वाद नहीं ठंडक ढूंढ रहे हैं। देख भाई, सच तो ये है कि लोग सरपंच के पास खाने नहीं जाते, वे सिर्फ एसी के लिए जाते हैं। सरपंच का खाना तो सिर्फ पेट भरने के लिए है, लेकिन तेरा खाना रूह को सुकून देने वाला है। तो फिर मैं क्या करूं काका? देख, तुझे एसी लगाने की जरूरत नहीं है, वो बहुत महंगा होगा। तू एक अच्छा सा कूलर ले आ। कूलर की हवा और तेरा ये स्वाद, फिर देख कैसे सरपंच के ढाबे की रौनक गायब होती है। काका, आपकी बात तो सही है, लेकिन कूलर खरीदने के लिए पैसे कहाँ से लाऊं? ढाबा खुला है पहले दिन और अभी तक एक भी ग्राहक नहीं आया। अरे ओ भोले आदमी, धंधे में शुरुआत में थोड़ा खर्च तो करना ही पड़ता है। खेत में बीज डाले बिना फसल कहाँ उगती है? मुरारी की आंखों में फिर से उम्मीद जागती है। रात का समय है। मुरारी और सुमित्रा दिए की रोशनी में बैठे हैं। सुमित्रा, काका ने सही कहा, अगर मैं एक कूलर ले आऊं तो लोग आने लगेंगे, लेकिन समस्या ये है कि हमारे पास पैसे नहीं हैं। सरपंच जी का पुराना कर्ज अभी बाकी है। पैसे तो नहीं है, लेकिन मेरे पास एक रास्ता है। सुमित्रा अपने गले का हार और कानों के झुमके मुरारी के सामने रख देती है। नहीं, ये तुम नहीं कर सकती, ये तुम्हारी शादी के गहने हैं, मैं इन्हें कभी नहीं बेचूंगा। गहनों से ज्यादा कीमती आपका सपना है। अगर आज हम ये कुर्बानी नहीं देंगे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे।
आप इसे ले जाइए और कूलर खरीदिए। मुझे गहनों की नहीं, आपकी सफलता की जरूरत है। भाग्यवान तुम इतनी आसानी से कैसे कह सकती हो? ये गहने तुम्हारे लिए कितने मायने रखते हैं मैं अच्छी तरह जानता हूँ। जी, गहने तो फिर आ जाएंगे, लेकिन अगर आपका हौसला टूट गया तो वो वापस लाना बहुत मुश्किल होगा। अगले दिन मुरारी एक बड़ा सा कूलर खरीद कर लाता है और उसे अपने ढाबे में लगाता है। कूलर चलते ही ठंडी हवा के झोंके आने लगते हैं। गांव के कुछ लोग इसे देखने आते हैं। अरे, मुरारी ने कूलर लगा लिया। अब तो यहाँ बैठने में मजा आएगा। कूलर तो लगा लिया, लेकिन क्या खाना अब भी वैसा ही है? मुरारी मुस्कुराता है और उन्हें गर्मा गर्म पराठे और लस्सी देता है। जैसे ही वे खाना खाते हैं, उनके चेहरे बदल जाते हैं। भाई, ये तो कमाल है। सरपंच के यहाँ तो पनीर के नाम पर आलू खिलाते हैं। कल मैंने पनीर मंगाया था तो उन्होंने आलू को पनीर बताकर पेश कर दिया। अरे भैया, मैंने तो पहले ही कहा था, एक बार खाना चख कर देख लीजिए। अगर स्वाद पसंद ना आए तो पैसे मत दीजिएगा। नहीं मुरारी, अब तो हम मान गए। ठंडी हवा भी है और खाना भी बढ़िया है। ऐसा मजा तो कई दिनों से नहीं आया। सच कहूं, सरपंच के ढाबे में आदमी एसी के लिए जाता है, लेकिन यहाँ तो खाने के लिए फिर से आने का मन कर रहा है। सरपंच अपने ढाबे में बैठा है, लेकिन आज वहां सन्नाटा है। उसका नौकर घबराया हुआ आता है। सरपंच जी, बुरा मत मानिएगा, लेकिन आज हमारे यहाँ सिर्फ 3 लोग आए हैं। क्या 3 लोग? बाकी सब कहाँ गए? वो मुरारी ने कूलर लगा लिया है और लोग कह रहे हैं कि उसका खाना आपके खाने से 1000 गुना बेहतर है। वो मामूली सा मुरारी मेरी बराबरी करेगा? एक कूलर लगाकर वो मेरा साम्राज्य गिरा देगा? ये नामुमकिन है। सरपंच जी, सच तो ये है कि आपके खाने में अब वो स्वाद नहीं रहा, बस एसी की हवा बची है। सरपंच नौकर की तरफ गुस्से से देखता है और उसे जोर से डांटता है। चुप कर, तू मुझे सिखाएगा? देख लेना, मैं उस मुरारी का घमंड तोड़कर रख दूंगा। अगले कुछ दिनों में मुरारी का ढाबा गांव का सबसे लोकप्रिय स्थान बन जाता है। दोपहर की चिलचिलाती गर्मी में भी लोग वहां ठंडी हवा और स्वादिष्ट खाने का आनंद लेते हैं। मुरारी भाई, सच में तुमने कमाल कर दिया। अब हमें सरपंच के उस घमंडी ढाबे पर जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ सुकून भी है और स्वाद भी। ये सब आप लोगों के प्यार की वजह से है। सरपंच अब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। वह गुस्से में लाल पीला होकर मुरारी के ढाबे पर पहुंचता है। वहां बहुत भीड़ है। सरपंच चिल्लाकर सबका ध्यान अपनी ओर खींचता है। बहुत बड़ा आदमी बन गया है ना तू। कूलर लगा लिया, भीड़ जमा कर ली, लेकिन याद रख, ये जमीन मेरी है। तूने अभी तक मेरा पूरा पैसा नहीं चुकाया है। मुझे मेरा बाकी पैसा अभी और इसी वक्त चाहिए। सरपंच जी, मैं चुका रहा हूँ, बस थोड़ा समय और दे दीजिए। अगले महीने तक सब खत्म हो जाएगा। अगला महीना? मैं कोई बैंक नहीं हूँ। अगर तूने जल्द पैसा नहीं दिया तो मैं तेरी ये दुकान बंद करवा दूंगा। और सुन, अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तेरा ये कूलर भी छीन लूंगा। सरपंच जी, आपने ही मुझे ये मौका दिया था। मैं आपकी एक एक पाई लौटाऊंगा, लेकिन अभी ढाबा ठीक से चलना शुरू हुआ है। अगर आप थोड़ा और समय दे दें तो मैं वादा करता हूं कि आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मुरारी, वादों से मेरा हिसाब नहीं चलता। मैं आखिरी बार कह रहा हूं, जल्दी से मेरा पैसा चुका दे, नहीं तो जिस कूलर की हवा खाकर लोग तेरे ढाबे में आ रहे हैं, वही कूलर एक दिन यहां से गायब मिलेगा और तब पछताने के अलावा तेरे पास कुछ नहीं बचेगा। गांव वाले चुपचाप ये सब देख रहे हैं। मुरारी का सिर झुक जाता है। सरपंच एक अहंकारी हंसी हंसता है और वहां से चला जाता है। सुमित्रा, मुझे डर लग रहा है। सरपंच जी बहुत ताकतवर हैं।
दिनों बाद उनका गुस्सा भी शांत हो जाए। काश ऐसा हो जाए, लेकिन उनकी आज की बातें सुनकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा। बार बार मेरे मन में यही डर आ रहा है कि कहीं वो सचमुच हमारे कूलर के पीछे न पड़ जाएं। सुबह मुरारी अपने ढाबे पर पहुंचता है और जैसे ही अंदर देखता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कूलर गायब है। मेरा कूलर कहाँ गया? गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं। तभी सरपंच वहां आता है। उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान है। ये तो वही हुआ जिसकी उम्मीद थी। सरपंच जी, क्या आपने कूलर हटवाया है? क्या? मैं क्यों किसी के फटे हाल कूलर को चुराऊंगा? मेरे पास एसी है, मुझे कूलर की क्या जरूरत? लेकिन मुरारी, शायद ये चेतावनी है कि किसी के साथ बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। सरपंच जी, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? मैंने कुछ नहीं किया, चोर तो कोई और होगा। लेकिन अब तुम्हारा ढाबा फिर से गर्म हो गया है ना? सरपंच जी, कल तक तो आप कह रहे थे कि पैसे नहीं दिए तो कूलर ले जाऊंगा। आज कूलर गायब है। ऐसे में गांव वाले आप पर शक न करें तो किस पर करें? शक करने से सच नहीं बदलता मुरारी। मैंने तुझसे अपना पैसा मांगा था, कूलर नहीं चुराया। पहले चोर को ढूंढ, फिर मुझ पर उंगली उठाना। सरपंच जी, मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन इतना भी बेवकूफ नहीं कि आपकी कल की धमकी भूल जाऊं। पूरे गांव ने सुना था कि आपने कूलर ले जाने की बात कही थी। धमकी देना और चोरी करना दोनों अलग बातें हैं। मैंने अपना पैसा मांगा था, कोई चोरी करने का ऐलान नहीं किया था। गांव वालों के मन में सरपंच के प्रति संदेह बढ़ जाता है, लेकिन सबूत कुछ नहीं है। काका मुरारी के पास आते हैं। देख मुरारी, अगर सरपंच तुझे बर्बाद करना चाहता तो वो सिर्फ कूलर नहीं चुराता, वो तेरी दुकान ही गिरवा देता। मुझे लगता है यहाँ कोई और खेल चल रहा है। क्या मतलब काका? मतलब ये कि चोर वो है जो पर्दे के पीछे है। हमें एक जाल बिछाना होगा। हम एक नया कूलर खरीदेंगे, लेकिन इस बार हम उसे सिर्फ सजावट के लिए रखेंगे। हम चोर को रंगे हाथों पकड़ेंगे। लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है काका। सरपंच जी का उधार भी बाकी है। समझ नहीं आ रहा कि कूलर के लिए पैसे कहाँ से लाऊं। ये मेरी तरफ से छोटी सी मदद है, तू बस हिम्मत रख। हम इस चोर का चेहरा सबके सामने लाएंगे। मुरारी और काका मिलकर एक नया कूलर लाते हैं। रात के समय ढाबे में अंधेरा है, लेकिन मुरारी और काका चुपचाप पीछे की झाड़ियों में छिपे हुए हैं। रात के 2 बज रहे हैं। चारों तरफ सन्नाटा है, केवल झिंगुरों की आवाज आ रही है। तभी एक साया धीरे धीरे ढाबे की तरफ बढ़ता है। मुरारी और काका उस पर झपट पड़ते हैं। पकड़ लिया चोर को। अगली सुबह पूरा गांव इकट्ठा है। सरपंच भी वहां मौजूद है। वह खुद को निर्दोष साबित करने के लिए आया है। तो क्या मिला चोर, या फिर मुरारी ने कोई सपना देखा था? चोर मिल गया है सरपंच जी, और वो आपके बहुत करीब है। लीला का चेहरा शर्म और डर से पीला पड़ गया है। वह कांप रहा है। लीला भाई, आप? लेकिन क्यों? मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? क्योंकि मुझे जलन थी। 2 साल पहले जब सरपंच जी ने वो जमीन आपको दी, तभी से मेरे अंदर एक आग जल रही थी। मुझे लगा कि वो जमीन मेरी होनी चाहिए थी। मैं गोदाम बनाना चाहता था, मैं अमीर बनना चाहता था। लेकिन आप सफल होते गए। लोग आपके खाने की तारीफ करने लगे। जब मैंने देखा कि एक छोटा सा कूलर आपकी किस्मत बदल सकता है, तो मैंने सोचा कि अगर मैं वो कूलर हटा दूं तो आप फिर से गिर जाएंगे। मुझे लगा कि आपकी हार में ही मेरी जीत है। सरपंच का चेहरा उतर जाता है, क्योंकि उसे लगा था कि वह मुख्य विलन है, लेकिन असली खेल तो लीला खेल रहा था। अरे ओ लीला, तूने तो मुझे भी बेवकूफ बना दिया। मैं तो सोच रहा था कि मैं ही सबको डरा रहा हूँ, पर तू तो मुझसे बड़ा खिलाड़ी निकला। मुझे माफ कर दीजिए मुरारी भाई, जलन ने मेरी बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी। मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया। लीला भाई, जलन इंसान को अंदर से जला देती है। मैंने आपको कभी अपना दुश्मन नहीं माना। चलिए, आज हम सब मिलकर खाना खाएंगे। लीला की आंखों में पश्चाताप के आंसू हैं।
सरपंच, जो अब थोड़ा नरम पड़ गया है, वह भी आगे बढ़ता है। सुनो मुरारी, अब जब तुम इतने बड़े आदमी बन गए हो तो मुझे भी थोड़ा पनीर खिला देना, लेकिन याद रखना स्वाद असली होना चाहिए, रबड़ जैसा नहीं। गांव में अब फिर से शांति है। मुरारी का ढाबा अब सिर्फ खाने की जगह नहीं, बल्कि प्यार और एकता का प्रतीक बन गया है। सरपंच ने भी अपना अहंकार छोड़ दिया और लीला ने सीखा कि असली सफलता दूसरों को गिराने में नहीं, बल्कि उनके साथ आगे बढ़ने में है।